हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लासों में हमने जो बात की थी वो सेट्स के बारे में बात की थी, रिलेशंस के बारे में बात की थी और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फंक्शन यानी कि फलन के बारे में हम बात करेंगे। तो फलन क्या होता है, तो चलो हम देखते हैं कि फलन क्या होता है। तो फलन की आप समझोगे कि फलन क्या होता है। तो देखते हैं कि यदि हम बात करें कि यदि समुच्चय एक ए ले लेते हैं और एक समुच्चय बी ले लेते हैं, यदि समुच्चय ए से बी में कोई एक संबंध के अंतर्गत, मतलब यानी समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, उसमें कोई संबंध के अंतर्गत यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के एक और केवल एक अवयव से संबंधित हो। मैंने क्या कहा कि ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए, ठीक है, और वह बी के एक और केवल एक अवयव से ही संबंधित होना चाहिए, तब हम उस संबंध को क्या कह सकते हैं, फलन कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो यानी कि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या कहता है कि हमारे पास में एक समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम एफ द्वारा, कोई नियम एफ अपने पास में, उस नियम एफ द्वारा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से क्या करता है, अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है, अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है, तो हम क्या कहते हैं कि वह एक फलन होगा। यानी कि वह एफ जो होगा वो क्या होगा, एक फलन होगा। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कि समुच्चय फलन होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक समुच्चय ए होना चाहिए, एक समुच्चय बी। हमारे पास में दो समुच्चय होंगे। उस समुच्चय के लिए हमें क्या करना होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव, अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक अवयव से संबंधित हो, और किस द्वारा, एक नियम एफ द्वारा, ठीक है, तब वह एफ जो है वो क्या कहलाएगा, एक फलन कहलाएगा या प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं। तो जिसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एफ जो है वो एक क्या है, फलन है। समझ में आ गई बात कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एफ एक क्या है, फलन है। क्लियर हो गई। कब हो गया, जब ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो फलन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि क्या हो कि एक फलन हो एफ, क्या हो, एक फलन एफ हो और उस फलन एफ के अंतर्गत समुच्चय ए है, उसका अवयव ए, कोई समुच्चय ए का अवयव ए ले लेते हैं और समुच्चय बी है उसका अवयव बी है। यदि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित है, यानी कि एक बी से संबंधित है, तो ए का संबंध बी से है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो होगा, क्या होगा, बी जो होगा वो ए का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। बी जो है वो ए का प्रतिबिंब है और ए जो होगा वो बी का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। बात क्लियर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए जो है वो किसका एलिमेंट है, समुच्चय ए का, और बी जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, समुच्चय बी का। तो यानी बी जो है वो समुच्चय का किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब है, यानी ए का प्रतिबिंब है। तो यानी कि एफ ए इज इक्वल टू, इसे हम क्या ले सकते हैं, बी। बात क्लियर। इसी प्रकार मैंने क्या कहा कि यदि ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि एक ए है और एक बी है, और इस पहले अपन ने बात की थी कि बी जो है वो ए का क्या है, प्रतिबिंब है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि ए जो है वो बी का पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है, तो यानी कि मैं इसको क्या ले सकता हूं, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। उसका क्या हो गया कि ए जो होगा वो बी का पूर्व प्रतिबिंब होगा, तो यानी कि उसको कैसे लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का प्रतिलोम अवयव है। ए जो है वो क्या है, बी का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपन किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, यदि बात होती है
कि यदि आपको कहा जाए कि आपके पास में दो सेट ए और बी लेते थे अपन अलग, लेकिन उन ए और बी की जगह यदि समान हो और वो फंक्शन डिफाइन हो, ए टू ए में यदि फंक्शन डिफाइन हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, रूपांतरण। कौन सा होगा, रूपांतरण। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रूपांतरण बोलेंगे। यदि सेम होगा यानी कि ए से ए में कोई फलन परिभाषित है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रूपांतरण। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फलन का। फलन के एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ कि जैसे कि मैं एक अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको कि एक सेट ले लिया मैंने ए, एक सेट ले लिया मैंने पी। इस सेट में मैंने अवयव लिए हैं 1 2 और 3। इसमें मैंने लिया है 4 और 5। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसका प्रतिबिंब जो है वो 5 है, इसका प्रतिबिंब है वो 4 है, और 3 का प्रतिबिंब भी क्या है, 4 है। अब मैं कहता हूं कि क्या समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या ये फलन है। तो ए से बी में ये क्या फलन होगा, तो इसके लिए अपने को फलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समुच्चय ए जो है उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो यानी कि इसका प्रत्येक, पहले तो हम देखेंगे कि समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना जरूरी है बी में। तो एक का प्रतिबिंब क्या है, 5 है, दो का प्रतिबिंब क्या है, 4 है, तीन का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। अब क्या कह रहा है कि जो अपने पास में जो समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो हो गया, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसे होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए। यानी कि एक और केवल एक अवयव के साथ में ही संबंध होना चाहिए। एक का कितने प्रतिबिंब है, एक ही है। दो के कितने प्रतिबिंब है, एक ही है। तीन के कितने प्रतिबिंब है, एक ही है। यानी कि एक दो तीन तीनों के एकक प्रतिबिंब है, यानी कि ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। इसके एक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भी है और अद्वितीय भी है, यानी एक ही अवयव के साथ में संबंध है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दो ए से बी में ये समुच्चय क्या होगा, फलन होगा। मतलब कि ए से बी में एफ जो है वो क्या होगा, एक फलन है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे लेता कि एक समुच्चय ए लिया जिसमें मैंने अवयव ले लिया 1 2 3 4, और एक समुच्चय ले लिया मैंने 5 और 6। एक समुच्चय बी लिया जिसमें अवयव क्या है, 5 और 6। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव क्या है, 1 2 3 4। मैं कहता हूं कि एक का संबंध जो है वो 6 से है, दो का 5 से है, तीन का 5 से है, चार का 6 से है, और दो का भी 6 से है। ठीक है, अब देखो कि इसमें क्या देखा कि फलन होने पूछ रहा है कि ए से बी में क्या ये फलन है। तो ए से बी में अपन देखेंगे कि क्या कहता है कि फलन होने के लिए हमें देखना होगा कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के साथ में अवयव के साथ में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है कि नहीं है, पहले तो ये प्रॉपर्टी देखो कि एक का प्रतिबिंब है 6, दो का प्रतिबिंब 5 है और 6 है, तीन का प्रतिबिंब 5 है, चार का प्रतिबिंब 6, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है फलन के लिए कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो है लेकिन अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय होना चाहिए यानी कि एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। एक का प्रतिबिंब कितना है, 6 है, ओनली एक ही है। दो का प्रतिबिंब देखो कि 5 भी है और 6 भी है, यानी कि दो के जो हैं वो प्रतिबिंब कितने हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। एक तो 5 हो रहा है और एक क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दो का एक अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पे दो प्रतिबिंब हो गए, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा आ गया कि जिसके दो प्रतिबिंब हैं। आप कभी भी किसी भी फलन में एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं किसी एक व्यक्ति के दो नाम कभी भी नहीं होंगे। किन्हीं दो व्यक्तियों के एक नाम मिल सकते हैं आपको, और लेकिन एक व्यक्ति के दो नाम नहीं होंगे। समझ में आ गई बात, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल इस पे देखते हैं दूसरा, कि यदि आपको दिया गया है कि कहा है कि एक फंक्शन जो मैपिंग जो दी है आपको कि f सच दैट n टू z, n का मतलब प्राकृत संख्या, z का मतलब पूर्णांक संख्या।
कहा है कि फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, कहा है कि ये फलन है कि नहीं है, बताओ। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि चेक करना होगा कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में, यानी कि ए क्या है, एन है यानी प्राकृत संख्या है, बी क्या है यहाँ पे जेड यानी पूर्णांक संख्या है। तो आपको क्या करना है कि प्राकृत संख्याओं से पूर्णांक संख्या में मोड ऑफ एक्स क्या एक फलन है कि नहीं है, ये बताना है। तो ये बताने के लिए हम देखेंगे कि फलन के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो क्या प्राकृत संख्या है, उस प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यानी कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो यानी मैं मोड ऑफ एक्स में कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूंगा। पहले तो आप ये समझो कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है। मोड ऑफ एक्स का मतलब होता है कि चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि यदि आप प्राकृत संख्या रखोगे कोई भी, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 जो भी संख्या पॉजिटिव रखोगे तो आपके पास पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो आपके और लेकिन पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में आपके पास होता है कि पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और जीरो भी होता है। तो यानी कि इसमें जो भी संख्या होगी प्राकृत संख्या में, वो इसमें रखने पर आपको वो सारी की सारी संख्याएं किस में मिल जाएंगी, पूर्णांक संख्या में मिल जाएंगी। तो यानी कि आपके प्रत्येक संख्या का प्रतिबिंब मिल रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके जो भी प्रतिबिंब है वो अद्वितीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अद्वितीय, यानी कि एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आप देखो मोड ऑफ एक्स में 1 रखोगे तो 1 ही तो आएगा, 2 रखोगे तो 2 ही तो आएगा। कोई दो प्रतिबिंब तो किसी, अब 2 और किसी का तो ना आ सकता है किसी मोड में रखने पर, -2 रखने पर तो ज़रूर आ सकता है 2, लेकिन इसमें -2 रखें, कहाँ से रखेंगे, -2 तो रख ही नहीं सकते कि यहाँ पे जो आ जाए दो। तो यानी कि इसमें नेचुरल नंबर में तो ओनली पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोड ऑफ एक्स के लिए इसमें इस मैपिंग के लिए मोड ऑफ एक्स क्या होगा, एक फलन होगा। क्यों, क्योंकि इसके नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट का पूर्णांक संख्या में प्रतिबिंब है और अद्वितीय है। इस वजह से क्या हो गया कि ये क्या है, एक फलन है। ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं कि यदि अपने को यदि ऐसा दिया गया होता कि g इज इक्वल टू जी सच दैट एंड सॉरी कि अपने को देता कि g सच दैट z टू n, यानी पूर्णांक संख्या से नेचुरल नंबर में, यानी यहाँ पे a क्या दिया है, पूर्णांक संख्या, b क्या दिया है यहाँ पे, प्राकृत संख्या। तो यानी पूर्णांक संख्या से यदि प्राकृत संख्या में देता है तब क्या ये फलन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये देखो कि मोड ऑफ एक्स जो होता है उसमें पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो पॉजिटिव आएगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं एक वो वैसे ले लेता हूँ एक छोटा सा, ये जैसे कि पूर्णांक संख्या, और ये क्या है अपने पास में प्राकृत संख्या। ये पूर्णांक संख्या है, ये प्राकृत संख्या। पूर्णांक संख्या में जैसे कि मान लो कि -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है। इसमें क्या है कि प्राकृत संख्या में 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो -2 मतलब कि इसमें मोड ऑफ एक्स में -2 रखोगे तब क्या क्या मैपिंग आएगी, 2 बनेगा, 2 पे आ जाएगी मैपिंग इसकी। अब -1 रखोगे उसकी मैपिंग क्या आएगी, 1 आएगी। 0 रखोगे तब उसकी मैपिंग क्या आनी चाहिए, 0 ही आनी चाहिए, यानी कि 0 प्राकृत संख्या में होता ही नहीं, मतलब 0 नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 1 की क्या आएगी, 1। 2 रखेंगे 2 की क्या आएगी, 2। तो यानी अब देखो कि सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि इसके प्रत्येक संख्या का प्रतिबिंब है कि नहीं है। देखो नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिव संख्याएं रखोगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, उसका प्रतिबिंब होगा। जो भी पॉजिटिव रखोगे उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी उसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब होगा प्राकृत संख्या में। समझ में आ गई बात। लेकिन 0 यहाँ पे एक ऐसी संख्या है का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 होता ही नहीं है, और 0 नहीं होता तो यानी कि उसका कोई भी उसमें प्रतिबिंब नहीं होगा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में समुच्चय जो z है उस z में एक एलिमेंट ऐसा है 0 जिसका समुच्चय n में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिचित्रण दिया है g सच दैट z टू n, वो मोड ऑफ एक्स के लिए एक फलन नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि यदि कोई आपको पूर्णांक से पूर्णांक में मैपिंग दी है,
पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में मैपिंग दी है और फंक्शन क्या दिया है, x-1। अब देखो पूर्णांक से पूर्णांक में दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वैल्यू है विद्यमान है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वैल्यू विद्यमान है। अब मुझे बताओ x-1 है, x-1 में मैं z से पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 1 से बड़ी संख्या रखता हूँ। क्या रखता हूँ? 1 से बड़ी संख्या। यदि 1 से बड़ी जो भी संख्या रखूँगा तो उसमें क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दो रखो, 2 माइनस 1 1, 3 रखो, 3 माइनस 1 2, तो यानी जो भी दो एक से बड़ी संख्या रखोगे पॉजिटिव, और एक से छोटी संख्या रखोगे, एक से छोटी संख्या रखोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव संख्या है। लेकिन जब एक रखोगे तब क्या आएगा? जीरो। एक रखने पे क्या आ जाएगा? जीरो। अब मुझे बताओ कि आप जब बड़ी संख्या रखोगे एक से तब पॉजिटिव वैल्यू, क्या पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर में होती हैं? होती हैं, तो प्रत्येक का पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब इसमें एक से छोटी नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव क्या वैल्यू इंटीजर में होती हैं? होती हैं, यानी कि उसका भी प्रतिबिंब मिल जाएगा। अब इसमें 1 रखा तो जीरो आया, क्या जीरो इंटीजर में होता है? यानी पूर्णांक संख्या में जीरो होता है? हाँ होता है, तो यानी कि इसका भी प्रतिबिंब मिल जाएगा और सभी का क्या मिलेगा? अद्वितीय मिलेगा। सभी का क्या मिलेगा? अद्वितीय मिलेगा, क्योंकि देखो 2 रखा, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 अब दोबारा कभी नहीं आएगा। माइनस 1 आ सकता है लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अपन इसमें सभी में क्या होगा कि अलग अलग क्या होगी? प्रतिबिंब होंगे। तो यानी प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब है जेड से जेड में, तो यानी ये क्या हो जाएगा? एक फलन हो जाएगा। बात क्लियर? लेकिन जब यदि मैं इसको क्या करता हूं कि नेचुरल से नेचुरल नंबर में यदि इसका प्रतिबिंब लेता हूं, क्या लेता हूं? प्रतिचित्रण। नेचुरल से नेचुरल नंबर में यदि इसका प्रतिचित्रण लूं तब क्या x-1 एक फलन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो इसको समझते हैं। नेचुरल नंबर में कौन सी संख्याएं होती हैं? पॉजिटिव संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें भी वही संख्याएं होंगी। अब x-1 में यदि आप 1 से बड़ी संख्या रखोगे तब तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे, जिसका नेचुरल नंबर में प्रतिबिंब मिल जाएगा आपको। सभी का प्रतिबिंब मिलेगा। 2 रखोगे 1 आएगा जो कि एन में बिलोंग करता है, 3 रखोगे 2 आएगा जो कि एन में बिलोंग करता है। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का 1 से बड़ी प्रत्येक जो भी संख्याएं हैं उन सभी का आपको नेचुरल नंबर में प्रतिबिंब मिल जाएगा, और जो कि अद्वितीय भी होगा। लेकिन आपको इसमें 1 जो ऐसी संख्या है जिसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 रखोगे, 1 माइनस 1 क्या होगा? जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। यानी कि इस नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जिसका समुच्चय n में, मतलब कि प्राकृत संख्या में प्रतिबिंब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का इस फलन में मान रखने पर जीरो आ रहा, जीरो इसमें होता नहीं है, जीरो नहीं होता, यानी कि एक का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। तो एक का प्रतिबिंब नहीं होगा तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि x-1 नेचुरल टू नेचुरल में, नेचुरल से नेचुरल में यह एक फलन नहीं होगा। बात समझ में आ गई है फलन क्यों नहीं है? अब आगे बात करते हैं कि फलन के लिए जो 2 बातें आपको याद रखनी है वो बातें मैंने नोट करके लिखी हैं। कि जब भी आपको कोई भी कहे कि ये कोई मैपिंग दी है कि नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर, नेचुरल टू इंटीजर, रियल टू इंटीजर, कोई भी आपको 2 मैपिंग दिए हैं ए से बी में, क्या दिए हैं? ए से बी में। ए से बी में एक मैपिंग दे दे और कहे कि पूछे, और एक फंक्शन दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी, तो आपको कहे कि ये फलन है कि नहीं है, तब आपको ये फलन बताने के लिए कि ये फलन होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज की जरूरत है। होने के लिए क्या जरूरत होगी? 2 प्रॉपर्टी। कहेगा कि यदि ए से बी में ये एक फलन है कि नहीं है, इसके लिए हमें देखना होगा कि समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का बी में क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब होना जरूरी है। ठीक है। अब प्रतिबिंब हो गया तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये देखनी है कि जो ए का प्रत्येक अवयव है उसका समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि किसी एक व्यक्ति के 2 नाम नहीं होने चाहिए, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के एक नाम हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं
कि जो भी फलन होता है, अपन ने अभी फलन को डेफिनेशन पढ़ी, उस फलन का एक कर्मित युग्म के रूप में भी फलन डिफाइन कर सकते हैं कि कर्मित युग्म के रूप में किस प्रकार से डिफाइन होता है। मान लेते हैं कि अपने पास में एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, वो उसको अपन को कर्मित युग्म के रूप में वो कब फलन होगा, एफ सच दैट ए से ए टू बी जो है वो एक फलन है, तो वो कर्मित युग्म के रूप में वो फलन कब होगा, ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी कर्मित युग्म है, प्रत्येक कर्मित युग्म, जितने भी कर्मित युग्म मतलब कि प्रत्येक कर्मित युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय ए का होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, ध्यान से सुन लेना कि समुच्चय ए से बी में फलन होने के लिए कर्मित युग्म के रूप में उसमें क्या होगा कि प्रत्येक कर्मित युग्म जो है उसका प्रथम अवयव, प्रत्येक कर्मित युग्म का प्रथम अवयव जो है वो समुच्चय ए का होना चाहिए और द्वितीय अवयव जो है वो समुच्चय बी का होना चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जो भी प्रथम अवयव होगा वो समुच्चय ए का होगा और द्वितीय अवयव होगा वो समुच्चय बी का होगा कर्मित युग्म का। ठीक है, अब कहता है कि जो द्वितीय अवयव है वो द्वितीय अवयव जो है वो प्रथम अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरी क्या कहता है कि जो द्वितीय अवयव है वो समुच्चय ए का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि एफ ए होना चाहिए, बी इज इक्वल टू एफ ए, बी की जगह क्या होगा एफ ए, यानी कि ए का बी जो है वो ए का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, अगली बात कहता है कि जो भी किन्हीं भी दो कर्मित युग्म है, किन्हीं भी दो कर्मित युग्म में ए बी और इसमें दे दिया सी और डी, किन्हीं भी दो कर्मित युग्म है उनका प्रथम अवयव कभी भी समान नहीं होना चाहिए, यानी कि ए और सी कभी भी समान नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, कोई भी दो कर्मित युग्मों में प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। अगली बात कहता है कि जितने भी कर्मित युग्म हैं, जितने भी कर्मित युग्म हैं उसमें क्या होगा कि एक का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। अगली बात क्या देखिए आपने, एक का प्रत्येक अवयव जो है वो किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव जरूर हो। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी, तो इनको हम देखते हैं कि किस प्रकार से दर्शाते हैं कि एफ सच दैट एक कर्मित युग्म है ए बी, जहाँ पे ए क्या हो गया समुच्चय ए का एलिमेंट, बी जो हो गया वो समुच्चय बी का एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे बी क्या है समुच्चय ए जो है उसका प्रतिबिंब है, बी क्या है समुच्चय ए का प्रतिबिंब है, यानी कि बी इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जाम इसके नोट पे लिखी है मैंने, दो बातें आपको इसको ध्यान रखनी है कि कर्मित युग्म के लिए, कर्मित युग्म के रूप में एक फलन होना कैसे, दो बातें अपन को ध्यान में रखनी है। फलन होने के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि आपको दिया गया है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एक फलन है और उसको कर्मित युग्म के रूप में एक फलन है कि नहीं है वो देखना है। कर्मित युग्म के रूप में इसको फलन होना है या नहीं, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि पहली प्रॉपर्टी ये देखेंगे कि कोई भी दो कर्मित युग्म दे रखे हैं, कोई भी दो कर्मित युग्म दे रखे हैं तो उनका प्रथम अवयव जो है वो समान नहीं होना चाहिए। ए से बी में अगर आपको एक प्रतिचित्रण दिया है और वो कर्मित युग्म के रूप में पूछ रहा है कि ये फलन है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है दो। पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि उस किन्हीं भी दो कर्मित युग्म जो हैं उनका प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास में एक कर्मित युग्म है ए बी और एक कर्मित युग्म है सी डी। ठीक है, तो इसमें कभी भी ए और सी जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, ए और सी कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात ये बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समुच्चय ए से बी में आपको यदि प्रतिचित्रण दे रखा है तो ए का प्रत्येक अवयव, क्या कह रहा है, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना जरूरी है। ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए जरूरी है, किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना जरूरी है। तो ये दो बात यदि इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब वो है कर्मित युग्मों का समुच्चय क्या होगा, एक फलन होगा। बात क्लियर। तो अब हम देखते हैं एक आगे इसकी प्रॉपर्टी को, इसको मैथमेटिकल रूप में देख लेते हैं कि कहता है कि यदि आपको दिया गया है कि एफ सच दैट ए से बी में कर्मित युग्मों का एक समुच्चय है कि तब कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में ये फलन है,
तब आप क्या कह सकते हो कि वो फलन f जो होगा वो एक कार्तीय गुणन यानी a क्रॉस b का उपसमुच्चय होगा। वह फलन क्या होगा? कार्तीय गुणन a क्रॉस b का उपसमुच्चय होगा। दूसरी बात क्या कह सकते हो कि यदि वह किस एक समुच्चय a का कोई अवयव है a, यदि कोई समुच्चय a का अवयव a है तो उसका प्रतिबिंब यानी कि fa उसका कर्मित युग्म का दूसरा अवयव होगा और वह उस फलन में परिभाषित होगा। बात समझ में आ गई? यानी कोई समुच्चय a का अवयव है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा fa वो उसका कर्मित युग्म का दूसरा अवयव होगा और वो क्या होगा कि उस फलन में परिभाषित होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है कि यदि आपको दो कर्मित युग्म दिए गए हैं, एक a b1 दिया गया है, एक आपको a b2 दिया गया है और दोनों के दोनों क्या कह रहा है कि कर्मित युग्म परिभाषित हैं फलन में, तो परिभाषित ये तभी हो सकते हैं यदि इसमें देखो कि प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए थे। तो ये कह रहा है कि ये सही है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये सही तभी हो सकता है, फलन में परिभाषित तभी हो सकता है जब ये दोनों भी आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी कि b1 = b2 यदि बराबर है तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों फलन परिभाषित है। बात क्लियर? तो अब आगे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक सेट है, क्या है? एक सेट हमारे पास में एक सेट A है जिसमें अवयव क्या क्या है? 0 1 3 7। तो आपको एक कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में फंक्शन दिया गया है। ठीक है, कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में क्या दिया गया है? एक फंक्शन दिया गया है जो कि किस में परिभाषित है? प्रतिचित्रण क्या है? a से n में ये फलन है। ये क्या कह रहा है कि समुच्चय a से n में ये फलन परिभाषित है। तो बताओ कि ये क्या एक ये फलन है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें देखो कि समुच्चय a से n में देखना है। क्या देखना है? समुच्चय a से n में आपको प्रतिचित्रण देखना है कि a दे दिया और उसका a से n में आपको उसका प्रतिचित्रण। तो यानी इसमें क्या होना चाहिए कि वैसे यदि सिंपल देखते तो समुच्चय a का प्रत्येक अवयव नेचुरल नंबर से क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए और अद्वितीय होना चाहिए। लेकिन जब हम कर्मित युग्मों के रूप में बात करें तो कर्मित युग्मों में क्या होना चाहिए कि a का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? a का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। तो क्या प्रथम अवयव है? देखो इसमें 0 1 3 7 है तो किसी न किसी कर्मित युग्म का होना जरूरी है। तो 0 है आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 7 भी, मतलब चारों के चारों एलिमेंट किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इसका जो अवयव है a का, तो वो कर्मित किन्हीं भी दो कर्मित युग्मों का प्रथम अवयव नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी दो कर्मित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि किन्हीं भी दो कर्मित युग्म है उनका प्रथम अवयव जो है वो समान नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रथम अवयव कोई भी दो कर्मित युग्म का प्रथम अवयव समान है? क्या नहीं है, सभी में क्या है? अलग अलग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समुच्चय a से n में ये क्या है? एक फलन है। बात क्लियर? अब कहता है कि समुच्चय g जो है, आपको एक g फंक्शन दिया है कि कर्मित युग्मों का समुच्चय के रूप में, तो कह रहा है कि ये बताओ कि ये फलन है कि नहीं है। तो इसमें देखोगे कि सबसे पहले होना चाहिए था कर्मित युग्म के रूप में कि इसका प्रत्येक अवयव, समुच्चय a का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। तो प्रथम अवयव में इसमें 0 है, 1 है और 3 है, 7 नहीं है। 7 किसी भी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव नहीं है। इसका मतलब ये फलन नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए था? प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का होना जरूरी था। इसमें 7 ऐसा है जो कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव नहीं है। बात क्लियर? तो अगली प्रॉपर्टी देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, अब अगला देखते हैं कि अगला अपने को समुच्चय दिया गया है कि कर्मित युग्मों का समुच्चय दिया गया है एच, कि कह रहा है कि ये बताओ कि ये फलन है कि नहीं a से n में। तो प्रत्येक प्रथम समुच्चय a का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। यानी कि 0 भी है, 1 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 7 में। यानी कि इसमें क्या आ रहा है कि 0 1 3 7 प्रत्येक अवयव जो है वो किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव है। अब बात होती है कि प्रथम किन्हीं भी दो कर्मित युग्म का प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इन दो कर्मित युग्मों को देखें तो इनका प्रथम अवयव जो है वो समान है। देखो 1 और 1 ये दोनों समान हो, तो यानी कि ये जो
समुच्चय है वो एक क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा, यानी कि ए से एन में ये फलन नहीं है। बात क्लियर। अब आगे हम देखते हैं कि फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, यानी कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती हैं फंक्शन की। तो इसके लिए हमें देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन डिफाइन है अपने को कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, अपने को ये मैपिंग डिफाइन कर रखी है कि ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें समुच्चय ए जो होगा, और पूछ ले कि इसमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि समुच्चय ए जो है, इसमें क्या होगा, समुच्चय ए जो है वो तो क्या होगा, प्रांत होगा। क्या होगा, प्रांत होगा। और समुच्चय बी जो होगा वो क्या होगा, सहप्रांत होगा। क्या होगा, सहप्रांत। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें प्रांत और सहप्रांत तो आपको सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी मैपिंग दी गई होगी ए से बी में, तो समुच्चय ए जो होगा वो तो क्या होगा, प्रांत होगा, और समुच्चय बी जो होगा वो क्या होगा, सहप्रांत होगा। बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि परिसर क्या होता है। तो परिसर को ध्यान से समझना कि समुच्चय ए का, समुच्चय ए है उसका अवयव के जो प्रतिबिंब होंगे, समुच्चय ए जो है उसके अवयव के जो भी प्रतिबिंब हैं, उन सभी अवयव के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। बात समझ में आई कि ए जो है, आपको पता है कि फलन होने के लिए क्या जरूरी है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होगा, जरूरी है। अद्वितीय होगा, वो होना चाहिए, तभी एक फलन हो सकता है। तो इसमें अपन ने क्या किया कि समुच्चय ए के अवयव का बी में प्रतिबिंब निकाले। अब जो वो प्रतिबिंब निकाले हैं उन प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा हमारे पास में, उन सभी प्रतिबिंबों के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय बना है उस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। समझ में आ गया परिसर। अब उस परिसर को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ ए से कर सकते हैं, जो कि सबसेट किसका होगा, बी का होगा। क्यों बी का सबसेट क्यों हुआ, क्योंकि ए के प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो समुच्चय बी में ही तो प्राप्त होता है, यानी कि जो भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे वो सारे के सारे बी के ही अवयव होंगे, और बी के अवयव हैं, यानी कि वो सेट अपना परिसर है वो प्रतिबिंबों का ही अवयव का ही समुच्चय है। तो यानी कि वो बी के ही अवयव हैं, तो यानी कि बी में ही बिलोंग करेंगे, यानी कि वो जितने भी प्रतिबिंब होंगे वो बी के ही अवयव होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी परिसर होगा वो समुच्चय बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। बात क्लियर। तो अब अपन देख लेते हैं कि प्रांत और परिसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रांत को हम क्या करते हैं कि समुच्चय यानी कि डीएफ से डिनोट करते हैं, यानी डोमेन। प्रांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो इसे क्या किससे डिनोट करेंगे, डीएफ। और रेंज को हम परिसर को हम किससे बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यानी कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, आरएफ से। समझ में आ गई बात। तो अपने पास में डीएफ होता है डोमेन यानी कि प्रांत, और आरएफ होता है यानी कि परिसर, किसमें, एक फंक्शन एफ में ए से बी। ठीक है, तो अपन अब बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अपने को कहा है कि एक मैपिंग है एफ सच दैट, एक समुच्चय एक ए दिया है और एक समुच्चय बी दिया है उसमें। ठीक है, तो ए का अवयव है ए बी सी और समुच्चय बी के अवयव हैं यू वी डब्ल्यू। ठीक है, इसमें अपने को बताना है कि एक समुच्चय कर्मित युग्म दिया है वो एक फलन है कि नहीं, और फलन है तो आपको बताना है कि उसके प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यह जो समुच्चय दिया गया है आपको वो एक फलन है कि नहीं है। तो आप देखोगे क्या होना चाहिए कि इसके समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए जो है, ये समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव
होना ज़रूरी है। यानी इसमें ए है तो ए आया हुआ है कि आया हुआ है, बी है बी आया हुआ है कि आया हुआ है, सी है सी आया हुआ है कि आया हुआ है। यानी कि प्रथम अवयव में ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव आया हुआ है। तो अब क्या कहता है कि किसी भी दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। यानी कि हम तीन क्रमित युग्म हैं, इनमें प्रथम अवयव सारे में अलग अलग है, किसी में भी समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, एक फलन होगा ए से बी में। ठीक है, अब कहता है कि बताओ तो इसके प्रांत क्या होगा। तो प्रांत मैंने बताया जो मैपिंग दी गई है ए से बी में, तो वो समुच्चय ए जो है वो तो क्या हो जाएगा, प्रांत। यानी कि प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ए बी सी। सह प्रांत में क्या कहा था कि ए से बी में है तो बी जो होगा वो सह प्रांत होगा। यानी बी समुच्चय में कौन कौन से अवयव दिए हैं, यू वी डब्ल्यू। यानी कि सह प्रांत में कौन से अवयव आ जाएंगे, यू वी डब्ल्यू। लेकिन रेंज यानी परिसर मैंने क्या बताया था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब जो अवयव हैं वो सभी अवयव का समुच्चय। यानी कि देखो कि ए का प्रतिबिंब क्या है, यू है, बी का प्रतिबिंब क्या है, वी है, सी का प्रतिबिंब क्या है, यू। यानी अपने पास में आ गया यू वी यू, ये तीन अवयव आए हैं कि यू वी यू। तो अब मुझे बताओ क्या मैं इस समुच्चय में तीनों अवयव लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि यू मतलब समुच्चय जो होता है उसमें किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और यहाँ पे यू दो बार है तो यानी कि अपने को दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं, तो उसको हम समुच्चय में क्या लिख सकते हैं, यू और वी। तो यानी कि परिसर में कौन कौन से अवयव होंगे, एक तो यू होगा और एक वी होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास में एक के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब आया है वो यू और वी ही आया है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि इसमें परिसर में कौन से अवयव आते हैं, जो ए है उस ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब अवयव आता है उन अवयव का समुच्चय जो होता है वो परिसर कहलाता है। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया है अपने को, कह रहा है कि आपको दिया गया है कि मैपिंग नेचुरल टू नेचुरल यानी प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में एक मैपिंग दी गई है। बताओ कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फलन है कि नहीं है, और है तो उसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताओ। सबसे पहले चेक करो कि ये फलन है कि नहीं। तो फलन होने के लिए कि इस समुच्चय ए का, समुच्चय ए की जगह क्या दिया, प्राकृत संख्या दिया। इन सभी प्राकृत संख्याओं को यदि मैं इस फंक्शन में रखूँ एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे 1 2 3 4 ये जो भी रखूँगा, तो आपके पास में क्या संख्याएं आएंगी, 2 आएगी। 1 रखा तो क्या है 2, 2 रखा तो क्या है 4, 3 रखा तो क्या है 6, और 4 रखा तो क्या है 8। इस प्रकार से आगे चलती रहेंगी, तो यानी एंड सोन। तो आपके पास में ये संख्याएं हैं, क्या ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर में बिलोंग करती हैं, हाँ सभी संख्याएं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में बिलोंग करती हैं, सभी संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या में विद्यमान हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन सभी प्राकृत संख्या का प्रतिबिंब होगा, और क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्योंकि देखो सभी का अलग अलग आ रहा है, यानी कि अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय होगा तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल टू नेचुरल में एफ एक्स इक्वल टू 2x एक फलन है। और यदि फलन है तो ये कह रहा है कि इसका प्रांत बताओ। तो प्रांत मैंने बताया जो ए की जगह होगा समुच्चय वो क्या होगा, प्रांत। यानी समुच्चय ए की जगह क्या है, नेचुरल नंबर, यानी प्रांत क्या हो गया, नेचुरल नंबर। पर कह रहा है कि सह प्रांत बताओ। तो सह प्रांत मैंने कहा था कि बी की जगह जो समुच्चय होगा वह सह प्रांत होगा। यानी कि इस बी की जगह भी क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि एन, ये भी सह प्रांत हो गया। अब कह रहा है कि परिसर बताओ। तो लेकिन परिसर में अपन ने प्रांत के जिस प्रत्येक अवयव को जब अपन ने फंक्शन में रखा था तो अपने पास क्या क्या प्राप्त हुए थे, 2 4 6 8 10 ऐसे प्राप्त हो रहे थे। तो यानी कि इसके परिसर में कौन से अवयव होंगे, जो 2 से मल्टीपल होंगे, यानी कि 2 4 6 8 10 एंड सो। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। बात क्लियर। आगे देखते हैं, आगे एक एग्जाम्पल दिया है अपने को कि Z0 से n में एक एग्जाम्पल दिया कि कह रहा है कि Z0 से n में क्या यह एक फलन है, किसके लिए, मोड ऑफ x के लिए। यदि मोड ऑफ x के लिए फलन है तो इसका परिसर बताओ, प्रांत बताओ और सह प्रांत बताओ। तो सबसे पहले देखोगे कि Z0 में कौन कौन से अवयव होते हैं। Z0 में जो अवयव होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। समझ में आगे बात, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एलिमेंट होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है।
अब अपन बात करेंगे कि इसके प्रत्येक अवयव का क्या इसके अंदर प्रतिबिंब होगा। देखो पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे तब तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। नेगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तब उसका भी प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यानी कि मैंने क्या कहा कि कोई भी दो आदमी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दो आदमियों का नाम एक ही है, तब तो वो क्या है, फलन है। लेकिन ऐसा होता कि इसमें एक आदमी है और उसके दो नाम हैं, तब ये फलन नहीं होता। तो अब इसमें क्या हो गया कि दो आदमी यानी प्लस और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का एक ही नाम है, तब ये हम क्या कहेंगे, फलन है। अब साथ में क्या कहा कि जीरो भी आ रहा है, साथ में क्या कह रहा है, जीरो भी आ रहा है। लेकिन जेड जीरो जो होता है उसमें जीरो नहीं होता है। जेड जीरो का मतलब क्या होता है कि अशून्य पूर्णांक संख्या है, तो इसमें जीरो नहीं होगा। बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे जेड जीरो की बात हुई है। जेड जीरो का मतलब है कि अशून्य पूर्णांक संख्या जिसमें शून्य विद्यमान नहीं हो, ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसमें शून्य विद्यमान न हो। तो यानी इसमें जीरो नहीं होगा, ओनली क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है जेड जीरो नेचुरल नंबर में एक मोड ऑफ एक्स के लिए फलन है। बात क्लियर। तो फलन है तो इसने पूछा कि मुझे बताओ कि प्रांत क्या होगा। प्रांत हो जाएगा जेड जीरो, क्योंकि एक ही जगह क्या है, जेड जीरो, तो प्रांत। सह प्रांत क्या होगा, नेचुरल नंबर, बी की जगह क्या है, नेचुरल नंबर, तो सह प्रांत हो गया। परिसर पूछा कि परिसर क्या होगा, तो परिसर इसके अवयव का जो भी प्रतिबिंब होगा इसके अंदर वो क्या होगा, इसका परिसर होगा। यानी कि देखो इसमें पॉजिटिव रखा नेगेटिव रखा, आया क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सभी वन से लेकर के इनफाइनाइट तक सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव, तो वो क्या है, नेचुरल नंबर में। तो यानी इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। समझ में आ गई बात। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है टॉपिक अपना कि वास्तविक फलन क्या होता है और वास्तविक मान फलन क्या होता है। वास्तविक और वास्तविक मान फलन, तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक मान फलन क्या होता है। अब देखो कि आपको एक फलन दिया गया है, मान लो कि ए से बी में आपको क्या दिया गया है, एक फलन दिया है। अब ए से बी में आपको एक फलन है, समुच्चय ए से बी में एक फलन है, तो यह एक वास्तविक मान फलन कब होगा, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है, यानी कि परिसर, यानी कि परिसर एफ है, वो परिसर जो है वो क्या हो, या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, या तो क्या हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, या फिर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, या फिर क्या हो, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो। तब हम क्या कहते हैं कि वह फलन जो होगा वह वास्तविक मान फलन होगा। क्या होना जरूरी है वास्तविक मान फलन के लिए, जो भी परिसर होगा उस फलन का, वो परिसर या तो वास्तविक समुच्चय हो या वास्तविक समुच्चय का उपसमुच्चय हो, तो ही वह क्या होता है, वास्तविक मान फलन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वास्तविक फलन की, तो उसके लिए हमें समुच्चय ए से बी में एक फलन दिया है, तो उसके लिए हमें प्रांत भी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, या फिर वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होना चाहिए। या तो क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, या फिर वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होना चाहिए। और साथ में इसका जो परिसर है वो भी क्या होना चाहिए, या तो वास्तविक संख्या के बराबर या फिर वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय होना चाहिए। यदि प्रांत और परिसर दोनों यदि वास्तविक संख्या के बराबर या उपसमुच्चय है, तो हम कह देंगे कि वह फलन कैसा है, वास्तविक है। बात क्लियर हो गई। वास्तविक मान के लिए तो ओनली परिसर वास्तविक संख्या का समुच्चय या उपसमुच्चय होना चाहिए, और वास्तविक फलन के लिए क्या होना चाहिए, प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्या का बराबर या उपसमुच्चय होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक फंक्शन मैपिंग दी गई है एफ सच दैट वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, यानी आर टू आर में। फंक्शन क्या दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये फंक्शन log x के लिए परिभाषित है, क्या होगा, मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये देखते हैं, रीजन देखते हैं। क्योंकि log x जो होता है वो उसका डोमेन जो होता है, डोमेन यानी प्रांत, वो ओनली पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। पॉजिटिव वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है, नेगेटिव संख्या के लिए log x परिभाषित नहीं होता है। इसलिए वास्तविक संख्या जो होती है उसमें पॉजिटिव संख्या भी होती है
और नेगेटिव संख्या भी होती है और जीरो भी होता है। तो यानी कि अपन क्या कहेंगे कि log x जो हम जानते हैं कि नेगेटिव संख्या के लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए इसके प्रांत में नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि नेगेटिव संख्या है तो उसका क्या होगा कि उसका कोई भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा, और प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो वह एक फलन नहीं होगा। बात क्लियर? तो इसके लिए ये फलन कब होगा? जब यदि अपने पास में मैपिंग क्या हो, आर पॉजिटिव टू क्या हो, आर पॉजिटिव का मतलब ओनली इसमें धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक वास्तविक संख्या है तो धनात्मक वास्तविक संख्या को log x के लिए ये क्या है, डिफाइन है। क्योंकि धनात्मक वास्तविक संख्या log x में रखेंगे तो हमें एक पूरी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी, पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त होंगी और नेगेटिव संख्याएं भी प्राप्त होंगी और जीरो भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपने को क्या होगा कि ये आर पॉजिटिव टू आर के लिए ये क्या है, परिभाषित है। समझ में आ गई? तो ये log x जो है वो किस मैपिंग के लिए फलन होगा, आर पॉजिटिव टू आर। एक बार मैं log x का ग्राफ बता देता हूँ आपका कैसा होता है। आपको पता है कि ग्राफ जो होता है इस प्रकार से होता है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो log x का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। समझ में आ गई? ओनली पॉजिटिव एरिया में इसका ग्राफ होता है, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए इसमें कोई डिफाइन नहीं कर रखा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए डिफाइन नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही ये डिफाइन होता है। लेकिन वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है, ये ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं फलन का मान की। फलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी फलन दिया गया है तो किसी वैल्यू पे तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? मान लो कि आपको एक क्या दी गई है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक वास्तविक फलन दिया गया। क्या दिया गया? एक वास्तविक फलन, और कह रहा है किसी वास्तविक वैल्यू x इज इक्वल टू ए पर इसका मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे कि उस x की वैल्यू x की जगह सीधा सीधा पुट कर दोगे, जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दो और आपका क्या निकल आएगा, उसकी मान ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? उसका मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक एग्जांपल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 के 1 2 0 के लिए वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 1 इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 1 इज द 5, और जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1। बात समझ में आ गई कि एक्स की जगह वो सीधा सीधी वैल्यू उसमें पुट कर दो और आंसर आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फलन का ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं। कि आपको कोई फलन दिया गया है और उसका ग्राफ ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको फलन दिया गया है f, उस फलन को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रमित युग्म के रूप में, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में आपको बनाना होगा, ठीक है। तो क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में बना लोगे उसको, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक समकोणीय समतल पर क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। समतल समकोणीय एक समतल है, उस समतल में क्या करेंगे, एक समकोणीय बनाएंगे और समकोणीय बना करके उसमें एक रेखांकित कर देंगे, ठीक है। तो उसमें रेखांकित करके आपको पता है कि कोई भी क्रमित युग्म होता है, यानी प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव, यानी कि क्रमित युग्म में प्रथम अवयव जो होता है वो एक्स एक्सिस को पे दर्शाते हैं और द्वितीय अवयव होता है वो वाई एक्सिस पे दर्शाते हैं। यानी कि जो भी प्रथम अवयव होगा उसको तो वाई एक्सिस पे ले लेंगे वैल्यू, और जो भी द्वितीय अवयव होगा इसमें क्या कहेंगे कि जो भी प्रथम वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे वैल्यू दर्शा देंगे और जो भी द्वितीय वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पे वैल्यू दर्शा देंगे। तो फिर अपन उस पर क्या ले लेंगे, पॉइंटों पे ग्राफ अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो फलन का ग्राफ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस फलन को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में बदलना होगा और उसके बाद उसको आपको एक समतल पर एक समकोण बनाना होगा, मतलब कि समकोणीय समतल होगा और उसमें क्या करना होगा, उस क्रमित युग्मों को उनको रेखांकित करना होगा और फिर आपको एक फलन का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे कि समान फलन कब होता है। कि दो फंक्शन आपको दिए गए हैं कि एक f फंक्शन दे दिया और एक g फंक्शन दे दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, कि फलन f है और g है वो दोनों बराबर कब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखो कि f और g दो फंक्शन दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसका f का प्रांत, f का क्या प्रांत यानी कि df और g का प्रांत यानी dg, ये दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों फंक्शन के प्रांत बराबर होने जरूरी है। दूसरी बात,
उन दोनों का सह प्रांत यानी कोडोमेन, कोडोमेन यानी CF इज इक्वल टू CG, यानी कि दोनों के सह प्रांत भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, कि कोई भी दो फलन है, उन दो फलनों को बराबर होने के लिए सबसे पहले उसके दोनों प्रांत बराबर होने चाहिए, दूसरे उसके फलन बराबर होने चाहिए, सह प्रांत बराबर होने चाहिए, और सह प्रांत होने के बाद उसके जो फलन दिए गए हैं आपको fx और gx, वो दोनों आपस में प्रत्येक प्रांत के लिए बराबर होने चाहिए। यानी कि उसके जो फंक्शन f दिया गया है वो उसका परिसर, और gx का जो फलन दिया गया है उसका परिसर, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि यदि ये तीनों बराबर होते हैं तब वो दोनों फलन क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको एक सेट ए दिया है, एक बी दिया है, समुच्चय ए से बी में आपको क्या दे दिया, फंक्शन एफ दिया है, और ए से बी में ही आपको क्या दिया है, समुच्चय एक फंक्शन जी दिया है, ठीक है। लेकिन इनका फंक्शन जो दिया है वो अलग अलग दिया है, इसमें x² + 2 दिया है, इसमें 3x दिया है, ठीक है। अब बताना है कि क्या ये दोनों फलन बराबर हैं। तो इसके लिए पहली कंडीशन प्रांत बराबर, यानी इसका प्रांत ए है तो इसका भी ए, इसका सह प्रांत बराबर होने चाहिए, यानी कि सह प्रांत इसका बी है तो इसका भी बी है। दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि प्रांत और सह प्रांत तो सीधा सीधा देख सकते हैं आप, जो भी मैपिंग दी गई होगी उसमें देख सकते हैं कि उनके दोनों के प्रांत बराबर हैं कि नहीं है, सह प्रांत बराबर हैं कि नहीं। यदि ये दोनों बराबर हैं तब अपन तीसरी कंडीशन पे पहुंचेंगे। यदि इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वहीं कह देंगे कि ये दोनों फलन बराबर नहीं होंगे। लेकिन हमें यहाँ तक क्या प्राप्त हो गया है कि प्रांत भी बराबर हैं और सह प्रांत भी बराबर हैं। अब हम देखेंगे कि इसके जो फलन दिए गए हैं fx और gx, क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसमें देखो कि a के अवयव रखेंगे, 1 रखा तो कितना आया 3, 2 रखा तो कितना आया 4 + 2 यानी कि 6। अपने पास क्या क्या एलिमेंट आए, 3 और 6 है। लेकिन हम जब gx के लिए बात करते हैं तो gx में 3x दिया है, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3, जब x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6, यानी कि इसमें भी एलिमेंट क्या है 3 6, यानी दोनों के जो प्रतिबिंब आए हैं वो 3 6 और 3 6, यानी दोनों के परिसर जो हैं वो दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि अपने को ऐसा दिया गया होता कि एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B और एक समुच्चय C। अब कह दे कि फंक्शन f जो है वो तो a से b में परिभाषित है, और फंक्शन g जो है वो c से b में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि a और c तो अलग अलग हैं, a और c तो अलग अलग हैं। अब लेकिन ये भी देख लें कि कहीं इसमें वैल्यू समान तो नहीं है। तो इसमें देखो 0 1 3 है और इसमें 1 3, तो यानी कि इसमें वैल्यू समान नहीं है, यानी कि a और c अलग अलग हैं। तो यानी कि हम कहेंगे कि ये दोनों फलन बराबर नहीं होंगे। तो यहीं पे अपन ने बात समझ ली कि दोनों के प्रांत बराबर नहीं है, प्रांत बराबर नहीं तो ये दोनों फलन भी बराबर नहीं। तब आगे अपन को सह प्रांत और परिसर देखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर। अब देखो कि कुछ वास्तविक फलन है उनका बीजगणित देख लेते हैं अपन, कि कोई दो वास्तविक फलन दिए गए हैं तो उनका बीजगणित यानी कि उनका एडिशन कैसे करते हैं, यानी कि योग कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, और कंपोजिशन यानी संयुक्त फलन कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि f और g अपने को कोई दो वास्तविक फलन दिए गए हैं जो कि x से r में परिभाषित है। तो अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका योग फलन कैसे किया जाता है। कि आपको कोई भी दो फलन दिए गए हैं f और g, उनका योग करते हैं किसी डोमेन के लिए, तो उसका जो अपने को प्राप्त होगा वो किसके इक्वल होगा, fx + gx, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब f का जो प्रतिबिंब होगा, यानी f का जो परिसर होगा और g का जो परिसर होगा, उन दोनों के योग के बराबर। समझ में आगे बात। इसी प्रकार जब घटाव करते हैं तो f - g, यानी कि दो फंक्शन का यदि घटाव करके अपन जब उसका किसी डोमेन पर प्रतिबिंब करते हैं तब अपने पास में क्या प्राप्त होता है कि उस फंक्शन f का परिसर, फंक्शन f का परिसर और g का परिसर को घटा करके जो प्राप्त होता है उसके बराबर होता है। तीसरी बात करते हैं
कि गुणा के लिए भी वही होता है कि एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, और जब भाग करते हैं तो भाग में भी क्या होता है कि एफ अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, लेकिन जी एक्स अपॉन में है तो इसलिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब अपन कंपोजिशन करते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स, तो ये यानी कि ये किसके इक्वल होगा कि एफ जी एक्स के इक्वल, एफ जी एक्स यानी कि जी एक्स को जी पर अपन उसकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि जी की डोमेन के लिए अपन मैपिंग निकालेंगे यानी प्रतिबिंब निकालेंगे, उन सभी प्रतिबिंबों को एफ के लिए निकालेंगे। तो वो क्या होगा कि एफ ऑफ जी एक्स। एक अदिश गुणा के लिए बात करते हैं, अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब आज के लिए इतना ही, आगे हम फंक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। आज अपन ने जितने भी फलन के बारे में बात की है वो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आई हुई होगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में मैं देख करके उस प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।